नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स जो आज आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके कुछ वीवीआई प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आज के बोर्ड एग्जाम में आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है? अगर है तो समझाइए। तो देखिए बच्चों, निर्धनता का मतलब हो गया गरीबी, जिसके पास कोई धन ना हो, और बेरोजगारी का मतलब हो गया जिसके पास पैसा कमाने के लिए कोई साधन नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? बेरोजगार कहेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके बीच क्या संबंध है। देखिए, निर्धनता और बेरोजगारी के बीच प्रत्यक्ष संबंध है, मतलब जितना ज्यादा बेरोजगारी बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा बच्चों? लोग गरीब होते जाएंगे, निर्धन बनते जाएंगे। बेरोजगारी के कारण गरीबी पैदा होती है तथा बेरोजगारी गरीबी का कारण बनती है। बेरोजगारी गरीबी का संकेत है जो भूख, अवसाद, ऋणग्रस्त आदि की ओर ले जाता है। बेरोजगारी ही क्या है बच्चों? जो गरीबी का संकेत है, जो क्या करता है? भुखमरी की ओर ले जाता है, अवसाद की ओर ले जाता है, और ऋणग्रस्त का मतलब हो गया कर्ज की ओर ले जाता है। किसी के पास पैसा कमाने का कोई साधन नहीं होगा तो बच्चों, तो जीवन जीने के लिए तो कर्ज तो लेना पड़ेगा ना, तो ये क्या करता है? बेरोजगारी कर्ज की ओर ले जाता है। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे कमाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता है, वे स्वयं और अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता। मूलभूत आवश्यकता मतलब जो खाने पीने का डेली सामान चाहिए, दवाई चाहिए, उसका भी पूरा नहीं कर पाता है। वह और उसका परिवार गुणवत्ता शिक्षा, चिकित्सा सुविधा की सुविधाएं का लाभ नहीं उठा सकता है तथा उसके पास आय अर्जन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। यहाँ पे साधन होगा, ठीक, धन नहीं, ठीक है, साधन उपलब्ध नहीं होता है बच्चों। तो इस प्रकार से क्या होता है बच्चों? गरीबी जो है वो निर्धनता है, सॉरी, निर्धनता जो आपका है बेरोजगारी से संबंधित है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग थोड़ा फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा निर्धनता और बेरोजगारी के बीच संबंध, और यहाँ पे देखिए बच्चों एक चक्र बना दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेरोजगारी, बेरोजगारी से क्या होगी बच्चों? आय का कोई साधन नहीं होगा, ठीक है। आय का कोई साधन नहीं रहेगा तो क्या होगी? जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, वो जो आधारभूत आवश्यकता है उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। और इससे क्या होगी बच्चों? निर्धन ही रहना पड़ेगा। निर्धन रहने से क्या होगी? शिक्षा और कौशल में कमी आएगी। तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, स्कूल में नहीं पढ़ सकते बढ़िया स्कूल में, ठीक है। तो इससे आप अशिक्षित हो सकते हैं, ठीक है। और अशिक्षित होने से इसी प्रकार से क्या होगा? अशिक्षित रहिएगा तो आपको कोई नौकरी देगा क्या? कोई काम देगा क्या? नहीं देगा, फिर से आप बेरोजगार बन जाइएगा। तो इसी प्रकार से यह चक्र चलते रहता है। एक बार आप गड़बड़ा गए तो गड़बड़ाइए जाइएगा, ठीक है। एक बार आप पढ़ने छोड़ दीजिए तो आपको एक दिन, जहां 2 दिन पढ़ने आप छोड़े तो 8 दिन आपको पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। मतलब उसी तरह से चक्र बन जाता है, ठीक है। 8 दिन के बाद ही अगर आप फिर से अगर मेहनत करते हैं तभी उस ट्रैक में लौट पाइएगा जो एग्जाम के समय अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए क्या करना है, एग्जाम जैसे ही खत्म होगा बच्चों, कोई ना कोई जो आप लोग करना चाहते हैं भविष्य में, जैसे सरकारी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे और भी कुछ भी करना चाहते हैं आप, तो उसकी तैयारी में अपने मन से लग जाइएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कृषि विपणन का आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, विपणन, ये वर्ड सुनकर के बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो गया होगा, मतलब ये क्या दे दिए सर, क्या है विपणन? तो देखिए बच्चों, इसका इंग्लिश वर्ड होता है मार्केटिंग। तो कृषि का मतलब आप लोग क्या समझते हैं बच्चों? मतलब किसी भी फसल को बीज बोने से लेकर के उसे काटने तक, काट करके जो धान झाड़ते हैं उस प्रकार से साफ सुथरा करके क्या करना है? गोदाम में ले जा करके क्या करना है? बोरा में भर के गोदाम में ले जा करके भंडारण करना, ये क्या कहलाता है बच्चों? कृषि कहलाता है, ठीक है। बीज बोने से लेकर के क्या किए? वहां जाकर के बोरा में भर करके उसे, मतलब आराम से उसे सफाई कर करके बोरा में भर करके क्या किया? गोदाम में भंडारण करना, ही क्या कहलाएगा बच्चों? वहां तक की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है बच्चों उसे मार्केटिंग कहते हैं, यानी कि विपणन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, कृषि विपणन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, यानी कि भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। मतलब भंडारण, प्रसंस्करण करना, ठीक है, परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बैंकिंग, वर्गीकरण मतलब बांटना, ठीक है, वितरण शामिल है। भारतीय कृषि बाजार असक्षम है और कुछ हद तक आदि काल में के हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यवसायीकृत भारतीय कृषि के ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों में को अधिक लाभान्वित किया है। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करती है। तो क्लियर बच्चों, इसी को कहते हैं कृषि विपणन। और यहाँ पे क्या क्या है, आपकी जो भारतीय कृषि बाजार में असमझ के कुछ हद तक जो आदिम काल है के हैं बच्चों, मतलब जो न्यूनतम समर्थन कीमत है, ये कीमत है वो, यानी कि एमपीसी, ठीक है, एमपीसी गेहूं तथा और चावल के पक्ष में पक्षपाती है। इसी को आपको थोड़ा लिख देना है। और
जो विपणन का मतलब हुआ बच्चों जो कृषि प्रक्रिया होती है, ठीक है, धान वून काट लिए, उसको झाड़ लिए, झाड़ करके क्या करना है, गोदाम, वहां झाड़ने तक हो गया आपका कृषि, और वहां से ले जाकर के आपको गोदाम में रखना है, भंडारण करना है, उसको बेचना है बाजार में, ठीक है, परिवहन करना है, ये सब क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, वह क्या कीजिए। तो देखिए बच्चों, भारत जैसे देशों में मानवीय पूंजी निर्माण की विशेष भूमिका होती है, किंतु इस मानवीय पूंजी निर्माण में अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है जो निम्नलिखित है। तो क्या क्या निम्नलिखित है बच्चों, देखिए पहला है कि निम्न प्राथमिक क्षेत्र। देखिए बच्चों, आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित आधारित संरचना आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण मानवीय पूंजी निर्माण का ये प्रयोग पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मानव पूंजी निर्माण में उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। मतलब ये हुआ बच्चों, जो आर्थिक विकास के लिए कृषि होता है बच्चों, ठीक है, उद्योग होता है, उसके आधारित सूचनाओं को ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है भारत में, ठीक है, और जो मानवीय पूंजी निर्माण है बच्चों, उस पर ज्यादा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों, मानव पूंजी निर्माण जो होते हैं उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। देखिए दूसरा पॉइंट है कि क्षेत्रीय विषमताओं का होना। मानवीय पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्रीय विषमताएं विशेष बाधा पहुंचाती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस तरह की विषमताएं बहुआयत में देखी जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा तरीके से देखा जाता है, अतः कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इस प्रकार की समस्याएं देखी जाती है, जिससे कि शहर में शिक्षा स्वास्थ्य विशेष रूप से पाई जाती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांशता, यहाँ पे क्षेत्र लिख लीजिएगा, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र अधिकांशता इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता है। इस प्रकार से क्या बोलते हैं, मानव पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है ठीक ढंग से, ये समस्या है। उसके बाद पर्याप्त वित्त का ना होना, मतलब पर्याप्त पूंजी का ना होना कह सकते हैं, तो पर्याप्त पैसा का ना होना। देश में मानव पूंजी का निर्माण उस देश के सर्वांगीण विकास के लिए, मतलब पूरे विकास के लिए विशेष भूमिका निभाते हैं, लेकिन पर्याप्त वित्त का अभाव मानव पूंजी की समस्याएं आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निम्न उत्पादकता का होना। चूंकि मानवीय पूंजी का निर्माण के बिना उत्पादकता वृद्धि करना असंभव है, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही अधिक आवश्यक है। इस विनियोजित तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण देकर के हम उत्पादकता के अभूतपूर्व सुधार ला सकते हैं। तो ये भी आपका निम्न उत्पादकता होना, ये भी पूंजी निर्माण का मुख्य ना होना का मुख्य, मानव पूंजी निर्माण का ना होना मुख्य कारण है बच्चों। देखिए उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए देश में व्यापक जनसंख्या के लिए जितनी मानव पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, जनसंख्या उसी के अनुपात में कहीं ज्यादा बढ़ती है जा रही है, अतः यह समस्या बड़ी समस्या बनकर के सामने उभर रही है। मतलब जिस प्रकार से देश में मानव पूंजी का निर्माण, मानव पूंजी का उपलब्ध करवाए जा रहे हैं बच्चों, उससे के ज्यादा अनुपात में क्या हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। इस प्रकार से क्या हो रही है बच्चों, यह एक समस्या, काफी बड़ी समस्या बनकर के सामने आ रही है, उभर रही है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूचकांक पर कोई 3 लाभ बताइए। सूचकांक के कोई 3 लाभ बताइए। देखिए मानव सूचकांक आपका जारी किया जाता है, ठीक है, सभी अवस्था सूचकांक जारी किया जाता है, ये मीडिया सूचकांक जारी किया जाता है, तो कई प्रकार के सूचकांक जारी किए जाते हैं, इंडेक्स जारी किए जाते हैं, तो इसके क्या क्या लाभ है उसको यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो देखिए सूचकांक के निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या लाभ है, मुद्रा के मूल्यों की माप। सामान्य मूल्य स्तर पे होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तन से मुद्रा शक्ति में होने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाया जाता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, मुद्रा के मूल्य की माप को देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं। दो देशों की, दो राज्यों की आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं सूचकांक के माध्यम से। देखिए बच्चों, रहन सहन संबंधित सूचकांकों की तुलना करके समाज में किस वर्ग में रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब किस वर्ग में किस प्रकार से रहन सहन है उसका अनुमान हम लोग लगा सकते हैं, आर्थिक स्थिति की तुलना कर सकते हैं, ठीक है, सूचकांक से। उसके बाद तीसरा इसका यूज है बच्चों की मजदूरी निर्धारण में की उपयोगिता। सूचकांक वास्तविक आय, यहाँ पे आय होगा, ठीक, आय में होने वाली परिवर्तन का सूचक है, अतः मजदूरी एवं वेतन के निर्धारण में इनकी बहुत ही अधिक सहायता मिलती है बच्चों। तो ये 3 यूज हो गया सूचकांक का। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों कि पर्यावरण के कार्यों की व्याख्या करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए पर्यावरण जो है ना बच्चों, वो 2 शब्दों पर, एक पहला है परि और एक आपका है आवरण से मिलकर के बना है, जिसमें परि शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, चारों ओर से, तथा आवरण शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, आप घेरे या ढके हुए। मतलब पर्यावरण का अर्थ क्या हो गया, चारों ओर से घेरे हुए या तो ढका हुआ, ठीक है। इस प्रकार हमें चारों ओर से के आवरण को ही क्या कहते हैं बच्चों, चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं, पर्यावरण
कहते हैं। देखिए पर्यावरण के क्या क्या कार्य हैं। पहला है बच्चों कि पर्यावरण जीव जगत के निवास क्षेत्र को प्रदान करता है। क्या करता है? जो जीव जंतु है बच्चों उसके उसके जगत के मतलब जीव जंतु जो हो गए उसको क्या करते हैं? निवास क्षेत्र प्रदान करता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है बच्चों कि पर्यावरण जीव जगत के संसाधनों का अपार भंडार प्रदान करता है। देखिए प्रदान जिससे पर्यावरण क्या करता है? हम लोगों को देखिए जंगल से लकड़ी मिल जाता है, ठीक है, वायु मतलब सारा कुछ मिल जाता है हमें पर्यावरण से ही। तो ये क्या करता है? जीव जगत को बहुत सारे संसाधन का भंडार प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट है कि पर्यावरण परिवर्तनों के प्रति जीवन अनुकूलता का उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट है बच्चों कि यह जो अजैविक और जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं तथा पर्यावरण में अजैव एवं जैव तत्व अपनी विशेषताओं का अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जो जैव और अजैविक घटक है बच्चों वो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण भाग है और ये क्या करती है बच्चों? अब ये ऐसे तत्व हैं जो पर्यावरण की विशेषताओं के अनुसार पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जो आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी निर्माण की मुख्य समस्या क्या है? व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, शायद इसको आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धारणीय विकास क्या है? इसकी अवधारणाओं को व्याख्या करें। तो धारणीय विकास का मतलब क्या होता है बच्चों? जिससे कि हमारे पास अभी कोयला सीमित मात्रा में है, ठीक है। कोयला क्या है? हमारे पास सीमित मात्रा में है। जल भी एक तरह से कह सकते हैं सीमित मात्रा में है, क्योंकि जल स्तर जो है बच्चों सीमित मात्रा में नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा बच्चों? जल भी आपको सीमित मात्रा में लगने लगेगा, जल भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से जल हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए धारणीय विकास का मतलब हो गया कि हमें अभी फ्यूचर का इस प्रकार से विकास करना है। हमें 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 अपने माहौल को इस प्रकार से, अपने शहर या तो कह सकते हैं अपने दैनिक जीवन को इस प्रकार से विकास करना है कि संसाधनों को उसी प्रकार से यूज करना है कि आने वाली पीढ़ी की कोई समस्या ना हो। यूज तो हम करेंगे संसाधनों की, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है कि आने वाली पीढ़ी की समस्या उत्पन्न कर दे, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि देखिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आर्थिक विकास और पर्याप्त सुरक्षा के माध्यम मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो सके। मतलब यहाँ हम लोग भी जिस प्रकार से यूज करें तो आगे वाली जो पीढ़ियां हैं उसके पास भी यह संसाधन रहना है, ज्यादा मात्रा में हमें यूज नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, उसको उसके यहाँ ये समस्या उत्पन्न ना हो जाए और खत्म ना हो जाए। तो देखिए बच्चों धारणीय विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेट लैंड ने 1987 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस शब्द की का पहली प्रयोग ICUN ने अपनी रिपोर्ट यानी कि विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। 1987 में WCED ने अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट की इस शब्द की परिभाषा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय विकास अथवा अस्थायी विकास यानी कि सिचुएनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमताओं के से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए कि अरे अभी हम लोग मुझ से यूज करते हैं ना कुछ भी जैसे कोयला, ठीक है, बाद में जो खत्म हो जाए, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अतः पर्यावरण सुरक्षा के बिना विकास के सतत नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है? अब देखिए निर्धनता निवारण, जो गरीबी है बच्चों भारत में, ठीक है, तो निर्धनता निवारण की समृद्धि आधारित रणनीति की व्याख्या करना है कि उसके क्या रणनीति होना चाहिए गरीबी को दूर करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है बच्चों। तो देखिए निर्धनता निवारण सरकार की समृद्धि आधारित रणनीति। पहला क्या है बच्चों? देखिए राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। देखिए यह कार्यक्रम 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक है, ठीक है। तो ये योजना किया गया था। दूसरा है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना था बच्चों। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना मतलब प्रधानमंत्री रोजगार योजना शहरों और नगरीय दोनों में ये लागू था। कब लागू हुआ था? 1993 में, ठीक है। उसको रोजगार, जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार बैठे हैं उसको रोजगार से जुड़ना था। देखिए अगला है पॉइंट है आपका कि ग्रामीण रोजगार सृजन योजना। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर को सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम में अंतर्गत लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाना था बच्चों और ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। और कब आया था? 1995 में, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए।
अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस कार्यक्रम को 2000 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई थी। क्लियर है? मतलब गांवों में क्या था बच्चों, इस योजना के तहत मूलभूत सुविधाएं दी जा रही थी। राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता भी इसमें दिया जा रहा था। राज्य भी पैसे दे रहे थे और केंद्र भी दे रहा था। पांचवा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, इस अधिनियम को सितंबर, देखिए क्या हो गया भाई, चलिए उठा लेते हैं इसको। हाँ चलिए, देखिए बच्चों इस अधिनियम का, देखिए यहाँ पे जो 2005 अधिनियम है, इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का नाम बदल के वर्तमान में क्या कर दिया गया बच्चों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो वह क्या है बच्चों, वह दैनिक बेरोजगारी के भत्ते के हकदार होंगे, यानी कि उससे बैठे बैठे पैसा दिया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है कि भारत में भू क्षय, यानी कि जो जमीन का क्षय हो रहा है, मिट्टी का क्षय हो रहा है, उसके लिए क्या क्या उत्तरदायी कारक है, उसकी व्याख्या करना है बच्चों। तो देखिए भारत भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि क्षरण, ये पहला कारण है बच्चों। देखिए हम मतलब डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके कारण को हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों इसकी डिफिनेशन, हम सभी जानते हैं कि भूमि संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है। यह हमारे लिए तथा सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। इस भूमि पर हम लोग खेती करते हैं तथा इसी भूमि पर हम लोग गोबर खाद इत्यादि देकर के उपजाऊ बनाते हैं। लेकिन कभी कभार प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित कारणों से मृदा की उपजाऊ शक्ति लगातार घटते जा रही है, जिसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं। माने कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है उसका घटना ही क्या कहलाता है बच्चों, भूमि निम्नीकरण कहलाता है। उस भूमि में फसल भी नहीं के बराबर होता है। ठीक है, जिस भूमि में फसल नहीं के बराबर होता है, फसल का उत्पादन नहीं होता है, उसी भूमि को क्या कहा जाता है, भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब भूमि क्षरण कहा जाता है कि भूमि का क्षरण हो गया भाई। देखिए भूमि क्षरण के कारण निम्नलिखित है। भूमि निम्नीकरण के निम्नलिखित कारण है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2 में 1 लिखिएगा। ठीक है, भूमि क्षरण के निम्नलिखित कारण है, तो भूमि क्षरण और निम्नीकरण दोनों एक ही। ठीक है, देखिए बच्चों पहला क्या कारण है, भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, खनन है। क्योंकि खनन के उपरांत खदानों में बहुत ही गहराई तक खोदा जाता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा एरिया खनन के चलते बेकार हो जाता है। देखिए आपका अभी झरिया में जो वहां पे पुनर्विस्थापित किया गया और फिर पुनर्वास किया गया वहां पे, तो वहां पे क्या था बच्चों, अंदर पूरा कोड़ लिया गया, बाहर से मतलब क्या हो रहा था, अंदर से पूरा खोखला था। ठीक है, वो जमीन, तो वहां पे क्या करते हैं लोग, तो मर सकते हैं ना, वहां पे कृषि भी नहीं हो सकता। क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे जो जल का कॉन्टेक्ट होता है बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कोई भी पेड़ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो उसका जड़ कहाँ तक फैलता है, पूरा नीचे तक फैलता है। तो कुछ दूर आएगा बच्चों और नीचे क्या हो जाएगा, आपका जल उसको मिलवे नहीं करेगा, जल का कांटेक्ट मिलेगा क्या, नहीं ना मिलेगा। तो सारा पेड़ उड़ तो मर ही जाएगा। ठीक है, साला नहीं बोले, सारा पेड़ उड़ बोलना। ठीक है, सारा पेड़ उड़ क्या होगा, मर ही जाएगा बच्चों। क्लियर है, तो वहां पे फसल का भी उत्पादन नहीं हो सकता खनन के क्षेत्र में। देखिए अगला, और वहां पे लोग भी नहीं रह सकते, लोग रहेंगे कैसे, कब धस जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, आजकल के लालची लोग आदमी पैसा कमाने के चलते पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, जिससे भूमि निम्नीकरण बहुत तेजी से हो रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे भी आपका पेड़ पौधे की कटाई से भी भूमि निम्नीकरण हो रहा है। देखिए अधिक से अधिक पशु चारा, मतलब यहाँ पे मृदा अपरदन के जो कारण है बच्चों, उसी को लिख देना। ठीक है, देखिए अधिक से अधिक पशु चराने के से भी एक अच्छा खासा भूमि क्या हो जाती है, बेकार हो जाता है। आजकल जगह जगह पर फैक्ट्री कारखाना लगाया जाता है, जिससे निकलने वाले प्रदूषित पदार्थों को भूमि पर तथा जल पर छोड़ दिया जाता है, तथा जिससे भूमि निम्नीकरण एवं जल प्रदूषण भी होता है बच्चों। अगला पॉइंट है कि किसी भूमि पर अधिक से अधिक सिंचाई करने पर उसकी उपजाऊ शक्ति क्या हो जाती है बच्चों, शक्ति कम होने लगती है। यह निम्नीकृत हो जाता है। ज्यादा सिंचाई पानी पटाने से भी क्या होती है, भूमि निम्नीकरण हो जाता है। अगला पॉइंट है कि जब हम लोग किसी भी भूमि पर भी कोई भी फसल रोपते हैं तो उसके अगल बगल बहुत सारे घास निकल आते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। अगर यह घास हम लोग रहने देते हैं तो भूमि का उपजाऊ शक्ति कम हो जाता है, और इससे भी भूमि निम्नीकरण हो जाता है, भूमि का क्षरण हो जाता है बच्चों। तो खरपतवार भी एक मुख्य कारण है। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि निर्धनता के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी कि निर्धनता, गरीबी के क्या क्या प्रमुख कारण है उसकी व्याख्या करना है बच्चों। तो देखिए गरीबी का पहला कारण है कि जनसंख्या में वृद्धि, दिन ब दिन तेजी से काफी जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों। इस वजह से क्या हो रही है बच्चों, गरीबी यानी कि निर्धनता बढ़ती जा रही है। देखिए लिखा हुआ है कि वर्तमान समय में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जितना काम नहीं है उससे अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, इससे क्या हो रही है, निर्धनता भी तेजी से बढ़ रही है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरोजगारी, कि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जितना रोजगार नहीं है उतना बेरोजगार है, इसलिए निर्धनता क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। लोग जितना बेरोजगार होंगे उतना ही ज्यादा निर्धन होंगे लोग, ठीक है। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट संबंध बताया था शुरू वाला क्वेश्चन में ही। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग में कमी होने से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और निर्धनता उससे बढ़ रही है। अज्ञानता और शिक्षा, लोग अशिक्षित और अज्ञान है, ये मतलब पढ़े लिखे नहीं, इस वजह से क्या हो रही है बच्चों, निर्धन होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। कृषि प्राकृतिक पर वर्तमान समय में ना समय पर वर्षा पर हो रही है और ना ही समय पर ठंडी गर्मी, जिससे क्या सही ढंग से नहीं हो पा रही है कृषि आपका, और निर्धनता क्या हो रही है, बढ़ती है। निर्धनता क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। मतलब अभी हम लोग सारा लगभग कृषि पर ही निर्भर करते हैं बच्चों, और ना ही सही समय पर वर्षा होता है और ना ही क्या होती है बच्चों, कभी सही समय पर ठंडी पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है। इससे क्या हो रहा है, फसल का उत्पादन सही से नहीं हो पा रहा है, पैसा डूब रहा है और लोग गरीब बनते जा रहे हैं। अगला कारण है बच्चों कि आलस्य भी निर्धनता का एक मुख्य कारण है, ठीक है। कृषि क्षेत्र में तकनीकी का अभाव है। किसानों का अनाज दलालों के हाथों में जाने से उन्हें अनाज का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और क्या हो रहा है, पूंजी भी नहीं उठ पा रहा है और लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्लियर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे और आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका, जैविक कृषि क्या है या धारणीय विकास को किस प्रकार बढ़ावा देती है। तो देखिए बच्चों, जैविक कृषि प्राकृतिक रूप से खाद्यान्न उगाने की एक प्रक्रिया को जैविक कृषि कहते हैं। मतलब ना ही उसमें कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, ना ही कोई खाद का प्रयोग करेंगे, उसी को उस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं बच्चों, जैविक कृषि कहते हैं। जैविक कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। जैविक कृषि में हरी खाद, कंपोस्ट, गोबर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जितने भी प्राकृतिक होते हैं उसी का प्रयोग किया जाता है। जो फर्टिलाइजर यूरिया डीएपी आता है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। उसी को क्या कहते हैं बच्चों, जैविक कृषि कहते हैं, ठीक है। देखिए यह धारणीय विकास की निम्न प्रकार से बढ़ावा देती है। पहला पॉइंट है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि हो जाती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उससे क्या होती है, भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। अगला पॉइंट है कि भूमि के जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है। कम ही जल में क्या हो जाती है बच्चों, अच्छे फसल की उत्पादन हो जाती है। भूमि में पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है, ठीक है। जैविक रूप से आप कृषि करेंगे, ऑर्गेनिक कृषि करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो क्या होगी, इससे भूमि में पानी का वाष्पीकरण क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसी वजह से क्या होता है, कम ही पानी में कृषि हो जाती है। कचरे का उपयोग खाद्य बनाने में होने से बीमारियों में कमी आती है। भूमि की जल धारण की क्षमता बढ़ जाती है, रिपीटेड पॉइंट है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पॉइंट है कि भूमि में पानी का वाष्पीकरण कम हो जाता है। फिर से रिपीट कर दिए भाई, चलिए हटाइए। ये कचरे पर उपयोग खाद्य बनाने से बीमारियों में कमी आ जाती है। क्या हो जा रहा है भाई, मोबाइल हैंग कर रहा है लास्ट में, क्या अभी स्टोरेज फुल हो गया इस वजह से। देखिए, और क्या होती है, जैविक कृषि में रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों की क्या होती है, अवहेलना किया जाता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया आपका जैविक कृषि का ये जैविक कृषि का धारणीय विकास में किस प्रकार से बढ़ावा देती है बच्चों, वो हो गया। और जैविक कृषि क्या था, वो हो गया। मतलब एक तरह से समझ सकते हैं बच्चों की जो प्राकृतिक रूप से कृषि करना ही क्या कहलाता है, गोबर उबर का प्रयोग करना, फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करना, खाद डीएपी यूरिया का प्रयोग ना करना, कीटनाशकों का प्रयोग ना करना, ये क्या कहलाता है, जैविक कृषि कहलाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। अभी एक कुछ देर के बाद और भी वीडियो आपका अपलोड होगा, उसे भी आप लोग अवश्य देखिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।